तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पर स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो वीडियो की जो पहली अपडेट है वो मलेशियन एयरफोर्स के लिए लाइट कैटेगरी का जो एयरक्राफ्ट है उसके टेंडर में जो LCA तेजस है वो टॉप का कंटेंडर बनने वाला है। इसके अलावा कई ऐसे भी देश है जो कि भारत की तरक्की को देखकर बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं। इसके अलावा जो वीडियो की दूसरी अपडेट है वो DRDO के द्वारा दिए गए एक नए नोटम को लेकर आ रही है। वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो MRFA को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता है कि जो MRFA प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचने वाला है। तो तब तक एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की एंट्री MRFA प्रोजेक्ट में हो सकती है और संभवतः कौन से 5th जनरेशन फाइटर जेट की एंट्री हो सकती है, इसके अलावा कौन सा बेहतर रहेगा, इसके बारे में बताने वाला हूँ। और वीडियो की जो चौथी और आखिरी अपडेट है वो ग्लोबल डिफेंस कंपनियों को लेकर आ रही है। तो टॉप 100 ग्लोबल डिफेंस कंपनियों में भारत की कंपनियों का कौन सी पोजीशन पर रैंक है, इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा जो लाइट एयरक्राफ्ट का टेंडर है उसमें भारत का LCA तेजस और जो साउथ कोरिया का FA-50 है वो अभी फिलहाल टॉप के कंटेंडर है। पर अभी फिलहाल मलेशिया के द्वारा कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को रखा गया है, जिसके बाद जो भारत का LCA तेजस है वही इस डील को जीतने वाला है। तो मलेशिया की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो एयरक्राफ्ट होगा वो 30% लोकलाइज होना चाहिए। इसके अलावा जो फाइटर जेट का MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल होगा वो भी मलेशिया में ही होना चाहिए। तो अभी फिलहाल 3 ऐसे देश है जो कि मलेशिया की इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं, जिनमें भारत, रशिया और तुर्की शामिल है। तो मलेशिया की इन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की वजह से LCA तेजस टॉप का कंटेंडर बन सकता है, क्योंकि जो LCA तेजस का कॉम्पिटिटर था वो था साउथ कोरिया का FA-50। पर अभी फिलहाल जो मलेशिया की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको लेकर साउथ कोरिया के द्वारा कोई भी हामी भरी नहीं गई है। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट के लोकलाइजेशन के लिए HAL ने मलेशिया की लोकल कंपनी BHIC यानी कि बस्टेड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया गया है, यानी कि जो 30% लोकलाइजेशन होगा वो BHIC करने वाली है। इसके अलावा जो अगर LCA तेजस इस टेंडर को जीता है तो ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस और जो रिपेयर है वो भी BHIC ही करने वाली है। तो भारत के अलावा 2 और भी कंपनी है जो कि मलेशिया की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं, जिसमें रशिया और टर्की शामिल है। तो रशिया ने एरोस्पेस टेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा टर्की ने किसी भी मलेशियन लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया है। तो लगभग यह होता है कि भारत का जो LCA तेजस है वही इस टेंडर को जीतने वाला है। इसके अलावा जो टर्की के द्वारा फाइटर जेट ऑफर किया गया है हुरजेट, वो तो अभी फिलहाल अपने ग्राउंड ट्रायल और जो फ्लाइट ट्रायल है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर भी टर्की के द्वारा मलेशिया को अपना जो फाइटर जेट है वो ऑफर कर दिया गया है। तो अब हम वीडियो के दूसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि DRDO के द्वारा दिए गए नए नोटम को लेकर आ रही है। तो DRDO ने 13 से लेकर 15 दिसंबर के बीच बीयूक बंगाल में एक नोटम जारी किया है और जो ये नोटम है वो 1300 किलोमीटर के आसपास है। तो कई रिपोर्ट के अनुसार उस नोटम में लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट ट्रायल हो सकता है। तो अब हम वीडियो के तीसरे अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि MRFA प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता है कि MRFA प्रोजेक्ट अगर टाइम टू टाइम चलता है तब भी MRFA प्रोजेक्ट की जो डील है वो 2028 तक साइन होगी और भारतीय वायुसेना को पहला MRFA का फाइटर जेट 2032 तक मिल पाएगा। तो अगर MRFA प्रोजेक्ट का पहला फाइटर जेट 2032 तक भारतीय वायुसेना को मिलता है तो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही नुकसानकारक साबित हो सकता है, क्योंकि 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के लिए 2032 तक वेट नहीं किया जा सकता है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। तो जो MRFA प्रोजेक्ट का ASQ रिक्वायरमेंट है उसमें 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी का भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो संभवत यह है कि MRFA प्रोजेक्ट में आपको फ्यूचर में 5th जनरेशन फाइटर जेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो संभवत यह है कि अमेरिका के द्वारा अपना जो F-35 फाइटर जेट है वो भारत को MRFA प्रोजेक्ट के तहत ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा जो रशिया का Su-75 चेकमेट है वो भी आने वाले कुछ सालों में बनके तैयार हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो सबसे पहले F-35 की बात कर लेते हैं। तो F-35 की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो पर यूनिट 100 से लेकर 120 मिलियन के आसपास पड़ती है। इसके अलावा जो F-35 में कई बग्स और ग्लिच देखे गए हैं। इसके अलावा F-35 में कई इशू भी है, जिसकी वजह से जो F-35 है उसको सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ाया नहीं जा सकता है। अगर सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ाने की कोशिश की जाए तो उसका जो स्टेल्थी पेंट है वो भी उखड़ने लगता है। और इसके अलावा F-35 का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा जो सर्विस अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम रशिया के Su-75 चेकमेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो Su-75 चेकमेट है उसकी प्राइस 30 से लेकर 35 मिलियन के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा उसमें इसडेलिया 30 इंजन और ज्यूक AESC
IC रेडर का यूज़ होने वाला है। तो अगर इस प्राइस के हिसाब से और इस स्पेसिफिकेशन के साथ रशिया का Su-75 चेकमेट आता है तो डेफिनेटली भारतीय वायुसेना को बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल सकता है और भारतीय वायुसेना Su-75 के बारे में भी सोच सकती है। पर अभी फिलहाल Su-75 के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये फाइटर जेट अभी फिलहाल बन के तैयार नहीं हुआ है। तो आने वाले 3 से लेकर 5 सालों में ये फाइटर जेट बन के तैयार हो सकता है। तो अब हम वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि टॉप 100 ग्लोबल डिफेंस कंपनियों को लेकर आ रही हैं। तो टॉप 100 ग्लोबल डिफेंस कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें HAL का रैंक 42 और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का रैंक 66 और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका रैंक 68 है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।